हेलो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट चैप्टर का, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिसको इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करता, रादर अपनी स्पिन पे की एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है, लाइक दिस। और इस स्पिन मोशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन दोनों मोशन की वजह से, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। इसी पर बेस्ड जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप के सब्सटेंस होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। Diamagnetic substance. These are the substances which are repelled by the magnetic field, repelled by external magnetic field. और ऐसे इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिज्म कहेंगे। अब ये क्यों होता है डायामैग्नेटिज्म? This is because of the paired electron present in an orbital. यदि ऑर्बिटल फील्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होता है? The magnetic movement produced by the one electron in a particular direction is cancelled by the other in the opposite direction. That is why net magnetic moment is zero. So the substances are said to be the diamagnetic substance. इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं बेंजीन, वाटर। इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। दूसरे जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। Paramagnetic substance. Paramagnetic substance are those which are attracted by the external magnetic field. Which are attracted by external magnetic field. अब ये attraction क्यों होता है? This is based upon the number of unpaired electron, because unpaired electron होने की वजह से the magnetic field produced by the one electron in a particular direction is not cancelled by the other. That is why net magnetic moment होता है और वो substance हमारे paramagnetic substance बन जाते हैं। For example, जैसे ऑक्सीजन है, फेरिक आयन है, क्रोमियम आयन है, ये इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तीसरे टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्चुअल में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं which shows the permanent magnetism
permanent magnetism even in the absence of magnetic field, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उनका कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं, बट जब हम मैग्नेट उनके पास लाते हैं देन वो उसके बाद परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ये कैसे होता है? एक्चुअल में सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयंस होते हैं वो एक स्मॉल रीजन में ग्रुप हो जाते हैं, और वो जो स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन, उसको हम डोमेन बोलते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई सॉलिड है और वो स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस दोज आर कॉल्ड एज अ डोमेन्स, वो ये हैं। दीज डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, these domains are randomly oriented, that is why इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है। बट what happens, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखते हैं तो सभी के सभी जो डोमेन्स हैं वो एक परमानेंट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, उनकी परमानेंट अलाइनमेंट हो जाती है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जब हम इस डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, जो डोमेन्स हैं, ये परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म जो है, ऐसे सब्सटेंस जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी को सब्सटेंस की फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। एक्चुअली जो फेरोमैग्नेटिज्म है दिस इज द लार्ज अमाउंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है निकल, आयरन, कोबाल्ट एटसेट्रा। On the basis of domains, these are the substances which are expected to be paramagnetic or ferromagnetic, but actually they have the zero magnetic moment। इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। जीरो क्यों हो जाता है? जबकि उनके पास तो बहुत ज्यादा डोमेन्स हैं। एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो डोमेन्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो नेट ऐसे सब्सटेंसेस का जीरो हो जाता है। इसमें जो मैंगनीज के ऑक्साइड्स हैं Mn2O3, MnO2, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो सब्सटेंस हैं वो है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब्सटेंस भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं which are on the basis of domains they are expected to possess large magnetism, but due to unequal number of the domains, unequal number of the domains in the opposite direction, they have small magnetic moment. They have small magnetic moment. That is why ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और जो सब्सटेंस
जो सब्सटेंस इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, उन सब्सटेंसेस को, उस प्रॉपर्टी को सब्सटेंसेस की हम फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो मैग्नेटाइट है और फेराइट्स टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। बच्चों, यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड सॉलिड होते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, यदि इनको हम हीट कर दें, यानी इनका टेम्परेचर यदि हम रेज कर दें, तो जो अलाइनमेंट थी डोमेन्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाता है। यानी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था वो फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा, बट एक टेम्परेचर से ज्यादा जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, देन दैट सब्सटेंस, दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से ऊपर यदि हम टेम्परेचर कर दें, फेरोमैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस था वो फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करता है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। A temperature above which no ferromagnetism is observed, that temperature is called as a Curie temperature। बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। बच्चों, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो हम लोगों ने लेक्चर्स के बीच में भी लिए हैं, कुछ और आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई डज द विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स लुक्स मिल्की। जो ओल्ड बिल्डिंग्स के विंडो पैन्स होते हैं, दे समटाइम्स अपीयर्स टू बी मिल्की। एक्चुअल में होता क्या है, जो ग्लास है वो एक अमरफस सॉलिड होता है और बहुत लंबे समय तक ड्यूरिंग डे टाइम जो ग्लास की हीटिंग होती है और नाइट टाइम कूलिंग होती है, ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग। और इसी की वजह से जो ग्लास अमरफस होता है इट एक्वायर सम क्रिस्टलिन कैरेक्टर, और उसी की वजह से जो ग्लास है इट अपीयर्स टू बी मिल्की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज। अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। दो पार्ट है इसके, पहले पार्ट की हम बात करेंगे व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज। एक्चुअल में ग्लास और क्वार्ट्ज बोथ आर द फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका में जो यूनिट्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल यूनिट होते हैं, SiO4 यूनिट्स होते हैं। यदि ये यूनिट्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है देन दिस सिलिका एक्ट्स एज ए क्वार्ट्ज, और यदि डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है देन इट इज ए ग्लास बिकॉज इट बिकम्स द अमरफस। सो इसलिए डिफरेंस फिर क्या हुआ कि यदि सिलिका के अंदर जो अरेंजमेंट है SiO4 यूनिट की, यदि वो ऑर्डर्ड है तब वो तो क्वार्ट्ज कहलाएगा, और यदि डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है तो फिर वो ग्लास हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। वो हमने कंडीशन बतानी है। अब क्वार्ट्ज क्या है, वो तो एक क्रिस्टलिन टाइप का है, तो इसलिए यदि आप क्रिस्टलिन सब्सटेंस के मेल्ट को बहुत रैपिडली कूल कर दें तो उससे क्या होगा, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको प्रॉपर अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, यानी
उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगी। इस वजह से वो जो क्वार्ट्ज था दैट चेंजेस इनटू ग्लास। तो यदि हम रैपिडली कूल कर दें तब जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो अमरफस बन जाता है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाई इज फ्रैक्टल डिफेक्ट फाउंड इन सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में फ्रैक्टल डिफेक्ट क्यों हमें देखने में को मिलता है? आपको याद होगा जब हमने फ्रैक्टल डिफेक्ट की बात की थी तब हमने ये बताया था कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें क्रिस्टल्स फ्रैक्टल डिफेक्ट शो करते हैं। एक हमने बताया था लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, और दूसरी थी स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर। लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है? लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन। इस वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है वो हमें फ्रैक्टल डिफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, व्हाई द सॉलिड्स कंटेनिंग एफ सेंटर्स आर पैरामैग्नेटिक। एफ सेंटर्स हमने पढ़ा था डिफेक्ट्स में। एफ सेंटर्स कब क्रिएट होते हैं? These are the metal excess defect due to the anion vacancies, यानी एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ देते हैं और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उन साइड्स पर इलेक्ट्रॉन की एंट्रैपिंग हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन की एंट्रैपिंग हुई वो इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस में होते हैं, अभी हमने बात की थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, they are paramagnetic in nature. That is why the solids containing F centers are paramagnetic in nature. Next question की यदि हम बात करें, calcium chloride will introduce Schottky defect if added to the silver chloride crystals. Schottky defect एक्चुअल में कौन सा डिफेक्ट होता है? जहां पर वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, लैटिस साइट्स पे वैकेंसी क्रिएट होती है। अब यदि आप सिल्वर क्लोराइड आपका होस्ट क्रिस्टल है, उसमें आप कैल्शियम क्लोराइड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हर 2 सिल्वर आयन की साइट्स से हटने पर एक कैल्शियम आयन इंट्रोड्यूस होता है, या यूं कह लीजिए कि एक कैल्शियम आयन के इंट्रोड्यूस होने से 2 सिल्वर आयन अपनी साइड छोड़ देते हैं न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उन दोनों साइड में से एक साइड पर कैल्शियम आयन आ जाएगा, इस वजह से एक साइड हमारी वेकेंट रह जाती है, और उसी वैकेंसी की वजह से ही जो सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल है, जब उसमें कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं तो ये शॉटकी डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। लास्ट जो हमारा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं वो है, व्हाई द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आल्सो कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। इनको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी क्यों कहते हैं? एक्चुअल में ये माना जाता है कि 0 केल्विन पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, वो प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिसऑर्डर्डनेस बढ़ती चली जाती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी साइड से, एक्चुअल साइड से डेविएट कर सकते हैं, डिपार्ट कर सकते हैं। ये क्यों हुआ डिफेक्ट? क्योंकि टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। इस वजह से ही स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर कुछ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले लास्ट ईयर्स के बोर्ड के एग्जाम्स में आते रहे हैं। थैंक यू।